Hello dear students, welcome back to our channel ज्ञान लैब once again. तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं हम आज के लिए. प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि हमारी किडनी में, एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1.2 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं. और नेफ्रॉन का दो रीजन होता है, एक होता है उसका कॉर्टेक्स रीजन और एक होता है मेड्यूलरी रीजन. यानी कॉर्टेक्स रीजन के नेफ्रॉन के पार्ट्स अलग होते हैं, मेड्यूलरी रीजन के नेफ्रॉन के पार्ट्स अलग होते हैं. ठीक है, फिर उसके बारे में हमने पढ़ा था इन डिटेल. नेफ्रॉन का जो पहला स्ट्रक्चर होता है दैट इज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस के पास बहुत सारे बंच ऑफ कैपिलरीज होती हैं. ओके, मतलब नेफ्रॉन का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो होता है बोमेंस कैप्सूल. बोमेंस कैप्सूल के पास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज आ जाते हैं. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था थोड़ा सा फिल्ट्रेशन रेट के बारे में, और फिर उसके बाद हमने देखा था बोमेंस कैप्सूल के बारे में कि बोमेंस कैप्सूल का क्या फंक्शन होता है, पोडोसाइट के क्या फंक्शन होते हैं, कैसे ये ब्लड फिल्टर करने में हेल्प करता है और कैसे ये ब्लड आगे जाके किडनी के पास मतलब ये एक्चुअली फिल्ट्रेशन करता है और आपके ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट किए जाते हैं. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में, लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोगों में से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हमने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, जहां पर नया चैनल लॉन्च किया गया है, जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड. यहाँ पर आपका क्लास 11th और क्लास 12th का फिजिक्स, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं. तो प्लीज इस चैनल को जरूर विजिट करें और एक बार चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम लाइव लेक्चर्स लेते हैं और आपकी लाइव क्वेरी सॉल्व करते हैं. आपके लिए अनअकैडमी ने ध्येय कॉन्सेप्ट का एक नया सीरीज रिलीज किया है, जहां पर आपका एकेडमिक्स का सारा सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी. और जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अनअकैडमी इमर्ज 2.0 स्पेशल स्कॉलरशिप एग्जाम्स स्टार्ट किए गए हैं. ये एग्जाम 19 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है और ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम है. इस स्कॉलरशिप एग्जाम में करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है. ये एग्जाम कोई भी बच्चा दे सकता है, क्लास 9, 10, 11, 12 कोई भी बच्चा दे सकता है. महाराष्ट्र बोर्ड का ऑल इंडिया लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. फ्री प्रैक्टिस टेस्ट है, आपको 1 रुपया भी नहीं भरना है. आप अगर ये एग्जाम पास होते हैं तो आपको करोड़ों की स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आपने पास नहीं भी किया तो भी आपको इसका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है. इस एग्जाम के लिए आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी है. यहाँ पर आपका मेंटल एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के बेस पे आपके ये एग्जाम होंगे. डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहां पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप जिस स्टैंडर्ड में है उस स्टैंडर्ड का फॉर्म आपको एनरोल करना है. सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. अगर आप इस स्कॉलरशिप में एक्सेल करते हैं तो 5 से 10 करोड़ तक की लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको स्कॉलरशिप जीतने की. ये टेस्ट 19 सितंबर को होने वाला है, संडे को, अनंत चतुर्दशी के दिन. 30 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स का टेस्ट होगा. कोई भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको फॉर्म भरते वक्त कोई रेफरल कोड पूछा गया तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ANJ10. तो किसी भी चीज के लिए वेट मत करो, अभी के अभी जाकर स्कॉलरशिप टेस्ट का फॉर्म भरो. और अनअकैडमी के ऐप पर हमारे प्लस क्लासेस चालू हो चुके हैं, जहां पर आपका सिलेबस अक्टूबर-नवंबर तक खत्म कर दिया जाएगा. तो प्लस के सारे बेनिफिट्स जानने के लिए प्लीज अनअकैडमी चैनल ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें अनअकैडमी के साथ. लेट्स क्रैक इट, लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेस टॉपिक. राइट डियर स्टूडेंट्स, तो चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का टॉपिक. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में. ये देखो, ये आपके नेफ्रॉन का स्टार्टिंग का पार्ट है, ये नेफ्रॉन का इनिशियल स्ट्रक्चर है. तो आपके नेक रीजन के नीचे जो फर्स्ट कॉइलिंग स्टार्ट होती है उस रीजन को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, this proximal convoluted tubule, it is lined by cuboidal cells with brush border and it is surrounded by peritubular capillaries. मतलब धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट पढ़ते हैं. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. यानी कि अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो ये देखो, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये आगे जाके बहुत ज्यादा कॉइलिंग दिखा रहा है. आगे जाके क्या कर रहा है ये नेफ्रॉन, एक मिनट, आगे जाके क्या कर रहा है, ये जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट है ये आगे जाके बहुत ज्यादा ऐसे कॉइलिंग्स दिखा रहा है. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन.
इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल सेल्स विथ ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई। हमारा ये जो पीसीटी वाला रीजन है ये कौन से सेल से सराउंडेड है? क्यूबॉइडल सेल से सराउंडेड है। कौन से सेल से सराउंडेड है? क्यूबॉइडल सेल से सराउंडेड है, जिसके ऊपर आपको ऐसे ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई देखने को मिलेंगे, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? आपका जो भी ब्लड का फिल्ट्रेट आता है इसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट इज द प्लेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि आपका ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड वाला रीजन है इसके पास सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है विथ माइक्रोविलाई एंड इट इज सराउंडेड विथ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। मतलब क्या होता है? ये देखो, आपका जो ये इफरेंट आर्टेरियोल निकलता है बच्चा लोग, ये देखो जो ये इफरेंट आर्टेरियोल निकलता है ये आगे जाके पीसीटी के रीजन से पूरा का पूरा सराउंडेड होता है। यानी कि आपका पीसीटी, आपका डीसीटी और आपका लूप ऑफ हेनले ये हमारे इफरेंट आर्टेरियोल से सराउंडेड है। और ये इफरेंट आर्टेरियोल आगे जाके क्या बनते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बनते हैं ये? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये इफरेंट आर्टेरियोल जैसे ही आपके पीसीटी के पास आ जाता है ये बन जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। सो आपका जो पीसीटी है इट इज सराउंडेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करते हैं? ये आपके नेफ्रॉन के सेल्स को न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स नेफ्रॉन को देते हैं और नेफ्रॉन का वेस्ट खुद ले लेते हैं। ओके, अब आगे देखो क्या बताया गया है। ड्यू टू convolutions filtrate flow slowly and remains in the PCT for longer duration। मतलब क्या बोला गया है? ये देखो मैं इधर पे ड्रॉ करती हूँ, ये अपना बोमेंस कैप्सूल है, ये अपना क्या है? बोमेंस कैप्सूल है और यहाँ पे आपका पीसीटी वाला रीजन है। अब ये पीसीटी वाला रीजन तुरंत ऐसे बहुत सारी कॉइलिंग कर रहा है, फिर लूप ऑफ हेनले बना रहा है। तो ये जो कॉइलिंग है, इन कॉइलिंग को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वोल्यूशंस। इन कॉइलिंग को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वोल्यूशंस। तो आपने देखा होगा, पानी का आप पाइप ले लो, समझो कोई भी पानी का पाइप ले लो, जब आप उस पाइप को फोल्ड कर देते हो तो वाटर का फ्लो का क्या हो जाता है? देखो, जब ये पाइप ऐसे स्ट्रेट होता है तो इसके अंदर से वाटर एकदम स्पीड में जाता है, लेकिन जब आप इस पाइप को फोल्ड कर देते हो तो वाटर की स्पीड अल्टीमेटली स्लो हो जाती है। तो ठीक इसी तरीके से पीसीटी वाले रीजन में क्या होगा? पीसीटी वाले रीजन में हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और स्लो होने के वजह से यहाँ पे साइड साइड में जो माइक्रोविलाई वाले सेल्स है वो अब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देंगे। माइक्रोविलाई वाले सेल्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे? अब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आपका ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो येलो कलर का मैंने बनाया है बेटा, ये आपका ब्लड का फिल्ट्रेट है, यानी ब्लड है। इस ब्लड में से हमको सिर्फ वेस्ट मॉलिक्यूल्स बॉडी के बाहर फेंकना है और जितना भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो हमको रीअब्जॉर्ब कर लेना है। यानी जब आपके घर की साफ सफाई होती है तो आप जो सबसे ज्यादा वेस्ट होता है सिर्फ वही फेंकते हो, जो थोड़ा भी यूजफुल प्रोडक्ट होता है वो आप वापस रख लेते हो। तो अपने किडनी में भी ऐसा ही होता है, अपने नेफ्रॉन्स में भी ऐसा ही होता है। पीसीटी के अंदर जो आपका फिल्ट्रेट एंटर करता है उसमें से आप मैक्सिमम चीजें रीअब्जॉर्ब कर लेते हो और सिर्फ जो एकदम ज्यादा वेस्ट होगी वो आपके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। तो पीसीटी के रीजन में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, इसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो फिल्ट्रेट थोड़ा धीरे धीरे करके मूव होता है और इसके वजह से जो यूजफुल चीजें हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है। सो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मॉलिक्यूल्स इज अश्योर्ड इन द पीसीटी रीजन। तो ये था आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट। अब देखते हैं लूप ऑफ हेनले के बारे में। तो देखो इधर लूप ऑफ हेनले कौन सा रीजन होता है? ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये देखो, दिस पार्ट इज द लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट। ये वाला पार्ट डिसेंडिंग लिम्ब है, ये वाला पार्ट असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में क्या फर्क है? डिसेंडिंग लिम्ब अलग सेल्स से बना है, असेंडिंग लिम्ब अलग सेल से बना है। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड असेंडिंग लिम्ब इज इनपरमिएबल टू वाटर, यानी कि इम्परमिएबल, यानी कि ये वाटर का ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं करता है। सी, लेट अस रीड। लूप ऑफ हेनले इज अ यू शेप्ड ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। लिम्ब वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा? पार्ट। लिम्ब मतलब क्या होता है? पार्ट। जैसे आपके हाथ को फोर लिम्स बोलते हैं और आपके पैर को हिंड लिम्स बोलते हैं, तो लिम्ब वर्ड का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ द ट्यूब। सो ये हमारा जो लूप ऑफ हेनले है ये इसका असेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट, डिसेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, और ये आपका असेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट है जो नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, डिसेंडिंग लिम्ब इज थिन वॉल्ड एंड इट इज परमिएबल टू वाटर
इट इज लाइंड विथ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। देखो क्या बोला गया है कि आपका ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम से बना है। किससे बना है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम से बना है। एंड इट इज परमिएबल टू वाटर, यानी ये जितना चाहिए उतना वाटर रीअब्सॉर्ब कर सकता है। तो हमारे किडनी में से हमारा वाटर पूरा बाहर नहीं जाना चाहिए, जितना हो सके उतना मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाना चाहिए। आगे देखो क्या बताया गया है, ascending limb is thick walled and it is impermeable to water। ascending limb कैसा है? ascending limb is impermeable, इधर पे वाटर का रीअब्सॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगा। और ये कौन से सेल्स से बना है? इट इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो बच्चा, ये आपको सीईटी में आ सकता है। डिसेंडिंग लिम्ब कौन से सेल से बना है? सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। और असेंडिंग लिम्ब कौन से सेल से बना है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। 11th स्टैंडर्ड में एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। स्क्वायमस एपिथेलियम का क्या एडवांटेज होता है? ये स्क्वायर शेप के सेल्स होते हैं, इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इज मोर, जिसके वजह से ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये अब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स का क्या होता है? इन एपिथेलियम सेल्स के ऊपर ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, बट दिस इज सिंपल क्यूबॉइडल, तो ये सिंपल क्यूब जैसे सेल्स है, इनका सरफेस एरिया थोड़ा कम होता है और ये सिलेक्टिव चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जो चाहिए सिर्फ वही रीअब्जॉर्ब करेंगे। सो इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। सो असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, लूप ऑफ हेनले इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज कॉल्ड वासा रेक्टा। तो इधर पे देखो, ये जो आपके ब्लड कैपिलरीज आपके लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू में सराउंडेड है। रुको मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, ये जो इतना ब्लड कैपिलरीज आपके लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू में सराउंडेड है, जिसको आप पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोल सकते हो। तो इसके लिए दूसरा नाम क्या है? मतलब ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? वासा रेक्टा। वासा मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल। और रेक्टा मतलब क्या होता है? वेब के जैसा स्ट्रक्चर। इधर देखो, एकदम ऐसे अंडा गुंडू, ये क्या बोलते हैं, मकड़ी के जाल के जैसा स्ट्रक्चर बना है, एकदम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना है। तो इसको हम बोलते हैं रेक्टा। रेक्टा मतलब क्या होता है? वेब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो हमारा जो लूप ऑफ हेनले है, इट इज सराउंडेड बाय वासा रेक्टा। इट इज सराउंडेड बाय वासा रेक्टा। और ये वासा रेक्टा की मदद से हमारा लूप ऑफ हेनले का मेन फंक्शन क्या है? टू ऑपरेट काउंटर करंट मैकेनिज्म। लूप ऑफ हेनले का मेन फंक्शन क्या है? टू ऑपरेट काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? विच विल बैलेंस, इट इज अ मैकेनिज्म फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। यानी कि आपका जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर का बैलेंस मेंटेन करेगा, और आपका जो असेंडिंग लिम्ब है ये सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करके रखेगा। तो इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये देखो, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, और असेंडिंग लिम्ब में, ये असेंडिंग लिम्ब है, इधर पे सॉल्ट का रीअब्सॉर्प्शन होता है। सो इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, यानी कि सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन करके रखना। यस एवरीबडी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप लीड्स टू डीसीटी। आगे जाके आपका ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? ये देखो, ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये आगे जाके किसके साथ बन रहा है? ये बन रहा है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। सो दिस असेंडिंग लिम्ब कनेक्ट्स विथ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। सो आई होप आपको लूप ऑफ हेनले का फंक्शन समझ में आया होगा। क्या क्या याद रखना आपको लूप ऑफ हेनले के बारे में? इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब, इट कंटेन्स टू पार्ट्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड असेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम एंड इट इज परमिएबल टू वाटर। मार्कर किधर गया? It is permeable to water, and ascending part is made up of cuboidal epithelium and it is impermeable to water। और loop of हेनले के पास वासा रेक्टा यानी ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसकी मदद से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट करने में हेल्प करता है, यानी वाटर और सॉल्ट का बैलेंस करने में हेल्प करता है। और आगे जाके आपका असेंडिंग लिम्ब किससे कनेक्ट होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से। किससे कनेक्ट होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से। डिस्टल मतलब क्या होता है? फार, और प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है? नियर। तो ये ट्यूब आपके ग्लोमेरुलस के नजदीक है और ये वाला ट्यूब आपके ग्लोमेरुलस से दूर है, इसीलिए इसको डिस्टल बोलते हैं। अब इधर पे देखो क्या बताया गया है। दिस इज अनदर कॉइल्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। यहाँ पे भी आपको कॉइलिंग देखने को मिल रही है, यानी इट इज अ ट्विस्टेड पार्ट। इट्स वॉल कंसिस्ट ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आपका डीसीटी का जो सेल है ये भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से बना है। डीसीटी परफॉर्म्स ट्यूबुलर सेक्रीशन। देखो इधर पे आपको फंक्शन दिया गया है, डीसीटी के क्या क्या फंक्शन है।
तो इट परफॉर्म्स ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन करने का काम। इट परफॉर्म्स ट्यूबुलर सेक्रीशन, ऑगमेंटेशन या एक्टिव सेक्रीशन, तीनों का मतलब एक ही है। ट्यूबुलर सेक्रीशन बोलो या ऑगमेंटेशन बोलो, मतलब जो चीज नहीं चाहिए वो आगे सेक्रीट कर देना, जो वेस्ट पार्ट है उसको कलेक्टिंग ट्यूब में डाल देना, और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेना। ये देखो, ये आपका डीसीटी वाला रीजन है। तो डीसीटी वाले रीजन में आपका सॉल्ट, आपका बाइकार्बोनेट आयन, आपका वाटर, ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और आपका जो वेस्ट है जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, ये सब कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, बिकॉज दिस इज वेस्ट। मतलब एक्सेस हाइड्रोजन, एक्सेस पोटेशियम का कुछ काम नहीं है हमारे बॉडी में, so it is excreted out. Okay, so in which waste are taken up from surrounding capillaries and secreted into passing urine. तो क्या बोला गया है, ये देखो, ये जो efferent arteriole है, ध्यान से देखना बच्चा लोग, 1 मिनट, हाईलाइटर ले लेती हूँ मैं। हाँ, ध्यान से देखना, ये जो आपका ईफरेंट आर्टेरियोल है, ये ईफरेंट आर्टेरियोल आपके डीसीटी के कांटेक्ट में भी आता है। इधर देखो, ये डायग्राम देखो, यहाँ से जो ये ईफरेंट आर्टेरियोल निकलता है ये आपके डीसीटी के कांटेक्ट में भी आता है। किधर बताऊं, हाँ, ये ईफरेंट आर्टेरियोल आपके डीसीटी के कांटेक्ट में भी रहता है। सो ये ईफरेंट आर्टेरियोल की मदद से भी जो वेस्ट होगा वो डीसीटी की मदद से बाहर चला जाएगा। ओके, सो द वेस्ट आर टेकन अप फ्रॉम द सराउंडिंग कैपिलरीज एंड इट इज सेक्रेटेड इनटू पासिंग यूरिन। तो ये वेस्ट हम यूरिन के थ्रू बाहर किक कर देते हैं, बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो डीसीटी का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, डीसीटी हेल्प्स इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जो मैंने आपको इधर बताया। ये देखो, डीसीटी वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, सॉल्ट एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ डीसीटी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी के स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। आपके कौन से पार्ट में क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है पता होना चाहिए। देखो, पीसीटी में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, लैक्टेट, यूरिया, यूरिक एसिड, जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यूरिया और यूरिक एसिड पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता है, लेकिन जितना सफिशिएंट है उतना रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर आपके और देखो और क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इधर से ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और इधर से एक्सक्रीशन, मतलब जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ये अपना वेस्ट पीसीटी को दे रहे हैं और पीसीटी इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें रीअब्जॉर्ब कर रहा है। फिर आपके लूप ऑफ हेनले में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर और सॉल्ट, यानी ऑस्मोरेगुलेशन। फिर आपके डीसीटी वाले रीजन में क्या एब्जॉर्ब होता है, सॉल्ट एंड वाटर, और क्या एक्सक्रीट होता है, यूरिया, अमोनिया, हाइड्रोजन, पोटेशियम, और फिर ये सारा कचरा जाता है कलेक्टिंग टिब्यूल में। तो अब कलेक्टिंग टिब्यूल के बारे में देखो क्या बताया गया है, दिस इज अ शॉर्ट स्ट्रेट पार्ट ऑफ डीसीटी। तो कलेक्टिंग टिब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है बच्चा लोग, इट इज अ शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब। ये देखो स्ट्रेट ट्यूब देखने को मिल रही है। कलेक्टिंग टिब्यूल रीअब्जॉर्ब्स वाटर एंड सेक्रेट्स प्रोटॉन्स। तो ये कलेक्टिंग टिब्यूल क्या करती है, ये वाटर रीअब्जॉर्ब करती है। यस, ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट पार्ट है उसको एक्सक्रीट कर देती है, यानी कि प्रोटॉन्स जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम, दिस इज एक्सक्रीटेड आउट। कलेक्टिंग टिब्यूल ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग टिब्यूल आगे जाके किधर ओपन होगी, कलेक्टिंग डक्ट में, और ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके आपके पेल्विस में ओपन होगी जहां पे आपका यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन ह्यूमन किडनी। तो ह्यूमन की किडनी में हमको 2 टाइप के नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जो छोटे होते हैं, जो आपके किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में ही देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे ही खत्म हो जाएंगे कॉर्टेक्स रीजन में। इसका ज्यादा पार्ट, मतलब इसका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है, तो ऐसे नेफ्रॉन को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। So with shorter loop of Henle which extend very little in the medulla. So इसका नेफ्रॉन बहुत छोटा होगा और इसका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होगा। मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स आर कलेक्टिंग नेफ्रॉन्स, सॉरी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। सो ज्यादातर नेफ्रॉन्स कैसे टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम करते हैं। ओके, there are few nephrons which have long loop of Henle that runs deep in the medulla, और कुछ नेफ्रॉन्स बड़े बड़े नेफ्रॉन्स होते हैं और ये बड़े नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले भी एकदम बड़ा होता है, तो ये मेड्यूला रीजन तक आते हैं। ओके, ऑलराइट, सो दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा वर्ड का मतलब क्या होता है, नियर। तो मेड्यूला के पास जो नेफ्रॉन्स पहुंच रहे हैं उनको बोलते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी। ये देखो, ये बड़े वाले नेफ्रॉन्स हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, क्योंकि इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा है, तो ये लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में एंटर करता है। मतलब देखो ये वाला डायग्राम देखो, जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा है वो मेड्यूला रीजन में एंटर करेगा, दिस इज
कॉर्टेक्स मेडुला जंक्शन। और अगर कोई नेफ्रॉन छोटा है तो उसका मेडुला रीजन में ज्यादा कुछ जाएगा ही नहीं, नेफ्रॉन का लूप ऑफ इनले छोटा है तो ये लूप ऑफ इनले आपके मेडुला रीजन में एंटर ही नहीं करेगा। सो जिसका लूप ऑफ इनले बड़ा होता है उस नेफ्रॉन को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा वर्ड का मतलब क्या होता है? नियर। जक्स्टा वर्ड का मतलब क्या होता है? नियर। ओके। A small branch of efferent arteriole forms peritubular capillary network around DCT, PCT and Henle's loop। देखो इधर पे ध्यान से देखो क्या बोला गया है। A small branch of efferent arteriole forms peritubular capillary network। मतलब अगर मैं आपको सिंपल वाला डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, ये आपका efferent arteriole जो इधर से निकल रहा है, ये आपके PCT के पास, आपके DCT के पास और आपके लूप ऑफ हेनले के पास पूरा ऐसे ब्लड वेसल का नेटवर्क बना रहा है। इस नेटवर्क को हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या बोलते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। और इसमें से स्पेसिफिकली जो लूप ऑफ हेनले के पास नेटवर्क होता है उसका अलग से नाम दिया है, वासा रेक्टा। ये है सेम बंडल, बस नाम अलग से दिया है। लूप ऑफ हेनले के पास जो ट्यूब है उसको वासा रेक्टा बोलेंगे और बाकी पीसीटी डीसीटी रीजन में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है उसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलेंगे। ये किधर से आ रहा है? ये आपके ईफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा है। किधर से आ रहा है? ईफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा है, यानी कि इसके अंदर भी ब्लड प्रेजेंट है। ओके, ऑलराइट। अब आगे देखो क्या दिया है, which forms loop shaped vasa recta around Henle's loop। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ से efferent arteriole से जो ब्लड वेसल निकलता है PCT के पास है, लूप ऑफ हेनले के पास है, DCT के पास है। सिर्फ लूप ऑफ हेनले के पास जो बंडल है इसको वासा रेक्टा बोलेंगे, बाकी पूरे कैपिलरीज को पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलेंगे। एंड दिस फॉर्म्स जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, यानी कि आपका जो नेफ्रॉन बड़ा है, जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा है, उस नेफ्रॉन को बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब आगे देखो क्या बताया, नेफ्रॉन का मेन काम हमने क्या पढ़ा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। यानी कि नेफ्रॉन्स हमारे ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प कर रहे हैं और वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकने में हेल्प कर रहे हैं। Hence they are richly supplied with blood, क्योंकि ब्लड का ही फिल्ट्रेशन हमको करना है। ब्लड के अंदर हमारा फूड है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। अब ब्लड को फिल्टर करना है तो ब्लड वेसल्स आजू बाजू में सराउंडेड रहेंगे। यस एवरीबडी, अबाउट 1/4 ऑफ कार्डियक आउटपुट इज सप्लाइड टू किडनीज। तो हमारे हार्ट से जो ब्लड हमारे टिश्यूज के पास जाता है, समझो कि 100 ml टिश्यू के पास जा रहा है, हार्ट का जो ब्लड है उसमें से 100 ml ब्लड टिश्यू के पास जा रहा है, तो इसमें से 25 ml ब्लड किडनी के पास जाता है फिल्टर होने के लिए, और फिर ये प्यूरिफाइड ब्लड वापस हार्ट के पास आता है, फिर हार्ट ये फिल्टर्ड ब्लड बॉडी को देता है। सो इस तरीके से ब्लड का फिल्टरेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किडनी की है। किसकी है? किडनी की है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के बारे में देखो क्या बताया गया है। स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द वॉल ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल। देखो, अफरेंट आर्टेरियोल यानी मोटा वाला आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल यानी पतला वाला आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल का जो वॉल है, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्यूल्स यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म मतलब क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ओके, सो हमारा जो अफरेंट आर्टेरियोल है इसके सेल्स में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसके वजह से हम अफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स को क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। देखो इधर पे हमने जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन पढ़ा। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन मतलब क्या होता है? जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है। ऐसे नेफ्रॉन को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, मतलब जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा है और वो मेडुला रीजन में एंटर करेगा। सो ऐसे नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। ओके, और जिस नेफ्रॉन को, मतलब जो नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसके अफरेंट आर्टेरियोल में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। सो इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? जेजी सेल्स, यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। समझा मैंने क्या बोला? जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा है, ये लूप ऑफ हेनले बड़ा है तो ये मेडुला रीजन में एंटर कर रहा है। सो इस नेफ्रॉन को क्या बोलेंगे? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि मेडुला में एंटर किया। और जिस अफरेंट आर्टेरियोल के पास ग्रैन्युलर सेल्स होते हैं उसके सेल्स को बोलते हैं जेजी सेल्स। इन ईच नेफ्रॉन बिगिनिंग पार्ट ऑफ डीसीटी, ये देखो ये सेम पैराग्राफ इधर कंटिन्यू किया है। हर एक नेफ्रॉन में हमको क्या देखने को मिलता है? ये डीसीटी वाला जो रीजन है, ये जो डीसीटी वाला रीजन है,
इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ अफरेंट आर्टेरियोल ऑफ सेम नेफ्रॉन। तो ये जो DCT वाला रीजन है ये आपके अफरेंट आर्टेरियोल और आपके इफरेंट आर्टेरियोल दोनों के कॉन्टैक्ट में है। ये जो DCT वाला रीजन है, अगर मैं थोड़ा और बेटर डायग्राम बनाऊं, ये देखो, ये जो आपका DCT वाला रीजन है, ये DCT वाला रीजन आपके अफरेंट आर्टेरियोल से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये देखो, ये आपका अफरेंट आर्टेरियोल है। सो ये आपके अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये DCT वाला रीजन। ध्यान से सुनो, DCT region is in direct contact with afferent and efferent arteriole. So cells in the wall of DCT in this region are packed more densely than those in other region of DCT. So यहाँ पे बहुत ज़्यादा blood vessel का supply है, इसीलिए यहाँ के cells ज़्यादा closely packed present होते हैं। And this is called macula densa. This is CAT question. Macula densa मतलब क्या होता है? DCT के सेल्स जब अफरेंट आर्टेरियोल के साथ कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड का एक्सचेंज होता है, बहुत ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इस रीजन को बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। जैसे लूप ऑफ हेनले के रीजन को बोलते हैं वासा रेक्टा, क्योंकि इधर बहुत सारे ब्लड वेसल है। वैसे DCT वाले रीजन में जहां पे आपका अफरेंट आर्टेरियोल कनेक्टेड है, उस रीजन को बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा एंड JG सेल्स मतलब आपके अफरेंट आर्टेरियोल के पास JG सेल्स थे, अब यही अफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स आपके DCT के साथ कनेक्टेड है, तो DCT प्लस JG सेल्स, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। JG सेल्स प्लस मैक्यूला डेंसा यानी DCT वाला पार्ट, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। देखो वापिस एक बार रिवाइज करते हैं। अगर आपके नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले बड़ा है और वो मेड्यूला रीजन में एंटर कर रहा है, तो उस नेफ्रॉन को बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, और आपके अफरेंट आर्टेरियोल में जब ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उन सेल्स को बोलते हैं JG सेल्स। ये JG सेल्स जब DCT के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। और ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का क्या रोल है बच्चा लोग? इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन विद इन किडनी, क्योंकि इस रीजन में सोडियम का बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये देखो, ये DCT वाला पार्ट है, सोडियम का बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है आपके जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस में, बिकॉज दिस इज DCT और इधर पे JG सेल्स कनेक्टेड रहेंगे, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। और ये जो सोडियम है ये डायरेक्ट आपके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये डायरेक्ट आपके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। तो आपके हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो आपका किडनी कंट्रोल करता है, मतलब वन ऑफ द फैक्टर इज किडनी। तो अगर हम पूरा एक समरी देखें कि हमारा ब्लड सप्लाई कैसे होता है किडनी में, तो सबसे पहले आपके पास रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी से रीनल आर्टेरियोल बनता है, यानी कि ये देखो, दिस इज योर रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से रीनल आर्टेरियोल बना, दिस इज रीनल आर्टेरियोल, और रीनल आर्टेरियोल आगे जाके अफरेंट आर्टेरियोल बनाएगी। अफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस में एंटर करता है, मतलब ये अफरेंट आर्टेरियोल आपके ग्लोमेरुलस में एंटर करता है, ग्लोमेरुलस से फिर इफरेंट आर्टेरियोल बाहर आता है, ये इफरेंट आर्टेरियोल आगे जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कन्वर्ट हो जाता है रीनल वेन्स में। ये देखो, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, जब इनका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो ये रीनल वेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये रीनल वेन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या करता है? ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। Okay, so it will get converted into renal venule and renal venule to renal vein, and this will give entire blood to the kidney and to the lungs for purification. तो आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा। वीडियो को 2 बार देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चा लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। क्लास 12 का मैथ्स 2 का नोट्स ऑलरेडी हमने दे दिया है, मैथ्स 1 का नोट्स आपको 2 दिन में मिल जाएगा। तो क्लास 12 का फिजिक्स, बायो और मैथ्स का नोट्स सॉफ्ट कॉपी, टारगेट का सॉफ्ट कॉपी हमने प्रोवाइड कर दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। केमिस्ट्री का स्कैनिंग प्रोसेस चालू है, ये भी मिल जाएगा जल्दी। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। 12th का फिजिक्स और बायो का मैथ्स का नोट्स हमने दे दिया है,
11th का भी नोट्स का स्कैनिंग प्रोसीजर चालू है, तो 11th के भी फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, 12th के भी फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। जल्दी जल्दी सबके साथ चैनल शेयर करो। और जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, ज्ञान लैब एनसीईआरटी। क्या स्टार्ट किया है हमने? ज्ञान लैब एनसीईआरटी। तो प्लीज 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 इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि 2021 के जो बच्चे नीट देने वाले हैं उनके लिए हम डेली बेसिस पे लाइव पीवाईक्यू सेशन लेकर आते हैं। क्लास 12th के नीट चैप्टर्स ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस कर लिए, क्लास 12th हो गया, अभी हम क्लास 11th के नीट के चैप्टर्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो सबके साथ ये न्यू चैनल शेयर करो, ज्ञान लैब एनसीईआरटी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फ्री नॉलेज पहुंचना चाहिए, फ्री एजुकेशन पहुंचना चाहिए, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ पढ़ाई करते रहो और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून।